आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का आज फिर से हंगामा। शोर शराबे के सबब पार्लियामेंट की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वीरांगना रानी दुर्गावती के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। कहा, बांदा में तरक्याती कामों को दी जाएगी रफ्तार। इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का शिकंजा। 6 रियासतों में 22 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे उर्फ सोनू और उसके अहले खाना को 2 करोड़ से जायद के अमलाक कुर्क। इंतजामिया ने कहा कि कुर्क के अमलाक से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ के आरडीएस स्टेडियम में एनो रेल इंडिया 2024 नुमाइश का आज से शुरू। नुमाइश में मुल्क और बैरून मुल्क की कई कंपनियां रेलवे से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की कर रही हैं नुमाइश। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास को लेकर अपोजिशन का हंगामा लगातार जारी है। दरअसल पार्लियामेंट में कामकाज के लिहाज से सरमाई इजलास का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज के दिन की शुरुआत भी हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के साथ हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा की वजह से 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे कार्रवाई शुरू होती है और हंगामा जारी रहा, जिसके बाद फिर से ऐवान को कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। हंगामे के दरमियान भी वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर बनी जेपीसी की वक्फ को बढ़ाने को लेकर भी जेपीसी सदर की जानिब से तजवीज़ रखी गई। इसके बाद स्मृति की मियाद को बजट इजलास की आखिरी तारीख तक बढ़ाने की तजवीज़ को ऐवान में मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा और चित्रकूट के दौरे पर हैं वो, और वज़ीर आला ने बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वीरांगना रानी दुर्गावती के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। उनके साथ जल शक्ति के वज़ीर स्वतंत्र देव सिंह और असेंबली स्पीकर सतीश महाना भी मौजूद रहे। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि बुंदेलखंड तरक्याती की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है और ख्वातीन और बेटियों को घर घर पानी मिल रहा है। इसके बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने तेलंगाना रियासत की बीजेपी तंजीम के सेक्रेटरी चंद्रशेखर की वालिदा के इंतकाल पर मुनक़िद त्रिदेशीय प्रोग्राम में इजहार गम किया। भारत सरकार की छोटी, बहुत छोटी और मुतवस्सित सनत और डिक्की की मुश्तरका कोशिशों से आज लखनऊ में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह रियासत के समाजी बहबूद के वजीर असीम अरुण ने किया। वर्कशॉप में 150 से जायद सनतकारों ने शिरकत की। नए कारोबारियों को कैसे तरक्की याफ्ता बनाया जाए और मेयारी प्रोडक्शन कैसे किया जाए और इसको बैनुल अक़वामी बाजार में कैसे लेकर जाएं, इस पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर असीम अरुण ने बताया कि इसको वर्कशॉप में मकसद दर्ज फहरिस्त ज़ात और कबाइल के ख़वातीन और सनतकारों को मरबूत तरक्की करके अच्छे वेंडर के तौर पर तरक्की देना है। सब द्वारा मिल करके आयोजन किया जाएगा और इसके तहत हम लोग जैसा मोदी जी ने योगी जी ने निर्देश किया $5 मिलियन $1 ट्रिलियन की व्यवस्था के लिए भारत प्रदेश काम कर रहे हैं। ये टारगेट तभी सफल है जब क्षमताएं भी इसके साथ साथ हम लोग एमएसएमई के साथ बाहर से इसका मेन सोर्स होता है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए इंक्लूसिव हर वर्ग आदमी चाहिए। तो ये वर्कशॉप है जिसमें सारे डोमेन दिए गए हैं 150 के आसपास, उनको ये बताया गया आपका स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, लगे इंटरनेशनल मार्केट में कैसे आप देंगे, भारत सरकार में आपके क्या रिजर्वेशन है परचेज में, और आपकी जो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट पे क्या काउंसिल में क्या क्या चीजें, ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट आईओसी हो गया, ऐसी गोल हो गया, सेल हो गया, ये सब लोग आएंगे ट्रेनिंग के लिए कि कीमता को कैसे बढ़ाया जाता है और एक पेशवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे आपको हैंड ओवर करें।
निषाद पार्टी के कौमी सदर उत्तर प्रदेश में महकमा माही परवरी के काबीना वजीर डॉक्टर संजय निषाद मेरठ के जिला पंचायत ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि निषाद पार्टी 30 नवंबर 2024 से सहारनपुर से सोनभद्र तक रथ यात्रा निकालेगी। इस यात्रा का मकसद मछुआ समाज और दीगर पसमानदा व महरूम जातों को यकजा करना है और उनके मसाइल को समझकर हल करने के लिए आवाज़ उठाना है। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ और दिल्ली में बैठक करके महरूम समाज के हालात को नहीं समझ सकते, बल्कि इस यात्रा के तवस्सुत से हम समाज की असली हालात को जानेंगे और सरकारी स्कीमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। 30 तारीख को सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक हम लोग निकालेंगे। पहले स्टेप में 6 जिले हैं, हम जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, गांव जाएंगे, उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं का गाएंगे, उनको लेंगे, उनका साथ लेंगे, उनको सही बात बताएंगे। उस पद यात्रा होगा, उसमें हमारी पूरी टीम लगेगी और एक किताब घर घर जाएगी और इन लोगों को बताया जाएगा कि ये 6 मंडल का एक 40 दिन का प्रोग्राम है कि हम मछुआ समुदाय के साथ साथ और जो राजनीति के शिकार हैं, बजट के शिकार हैं, अंग्रेजों के उस कानून के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से शिकार 578 जातियां हैं, ऐसे जितना भी है निचले पावदान पर आने वाले विकास की धारा में लाएगा। मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स 249 के कामयाब इख्तिताम पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर और कॉलेज लखनऊ में एक कोर्स की इख्तितामी परेड का इनेकाद किया गया। 9 हफ्ते का ये कोर्स जवान सरहदी फोर्स को जंगली तिब्बी ताआवुन की तरबियत देता है। सरहदी फोर्स मेडिकल और दांत मेडिकल अफसरान को मौसर तरीके से अपने फ़राइज़ पर अमल करने और मुस्तहकम बनाने के लिए ये निसाब चलाया जाता है। इस निसाब में 63 क़यादत पर वाली 26 ख़वातीन अफसरान समेत 123 अफसरान शामिल थीं। परेड को फौजी रवायत के साथ मुनक़िद किया गया। कोर्स इख्तितामी परेड का मुआयना लेफ्टिनेंट शिवेंद्र सिंह, कमांडेंट AMC सेंटर और कॉलेज इंचार्ज ऑफिसर AMC रिकॉर्ड्स के जरिए की गई। कैप्टन आकाश को निसाब का बेहतर ऑलराउंडर अफसर मुंतखब किया गया और कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी से भी सरफराज किया गया और फील्ड यूनिट में बेहतर कारकर्दगी करने वाले अफसर के लिए कैप्टन अमित कुमार को मेजर लैश राज ज्योतिन सिंह अशोक चक्र मेमोरियल ट्रॉफी से भी सरफराज किया गया। लखनऊ में रेलवे की एक बड़ी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। RDSO स्टेडियम में एनो रेल इंडिया 2024 की नुमाइश आज यानी 28 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक ये नुमाइश चलेगी। इसमें मुल्क और बैरून मुल्क की कंपनियां आई हुई हैं जो रेलवे से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की यहाँ नुमाइश कर रही हैं। एनो रेल नुमाइश के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए दूरदर्शन के नामानिगार दुर्गा शर्मा ने RDSO लखनऊ के डायरेक्टर जनरल उदय भुवनकर से खुसूसी बातचीत की। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नित्य नए प्रयोग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है और इसी इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो इसका हिस्सा है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ RDSO लखनऊ जो स्टेडियम है वहाँ पर एक इनो रेल प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है जो 3 दिन तक चलेगी और इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए RDSO के महानिदेशक दूरदर्शन के साथ हैं। ये जो इनो रेल प्रदर्शनी है ये एक्चुअली अब ये एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी है और इसमें देश विदेश से एग्जिबिटर्स जो रेल रोड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमारा जो ये नाम है प्रदर्शनी का वही इनो रेल है, मतलब इनोवेशन इन रेलवेज। तो नए नए विचार, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी जो रेल के सफ़र को और अच्छा, आरामदायक और सेफ और रिलायबल बना सके, उसके लिए ये प्रदर्शनी है। सर, आपने कहा कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, तो देश के बाहर से भी कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? विभिन्न देश जो हैं जो रेल रोड्स में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, UK है, इस तरह के जो देश हैं जो जहाँ पे रेल रोड सिस्टम्स काफ़ी डेवलप्ड हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं। भारत से भी हमें गर्व है कि बहुत सारी भारतीय कंपनीज
जो कि स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे यंग स्टार्टअप्स हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, वो लोग भी इसमें प्रदर्शनी कर रहे हैं। सर, अभी हम लोग ने बाहर जो स्टॉल एग्जिबिटर हैं उनसे बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, तो उन्होंने बताया कि रेलवे के और आरडीएसओ के बड़े अधिकारी उनके स्टॉल तक आए, देखें, समझें उनकी टेक्निक को। तो सर, इनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास है? हमारे उच्चाधिकारी जो भारतीय रेल के हैं, न सिर्फ आरडीएसओ के, लेकिन भारतीय रेल से भी कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, इवन रिटायर्ड अधिकारी भी आए हैं, और हम सभी इन स्टॉल्स पे व्यक्तिगत रूप से जाके और हर एक स्टॉल को अच्छे से देखेंगे, उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग है उसको समझेंगे। और न सिर्फ आज और कल और परसों, बल्कि मैं तो इससे व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों से भी जुड़ा हुआ हूँ ताकि तैयारियाँ बहुत अच्छी हों, और कल भी हमने बहुत समय बिताया है इस बात के लिए। और आप आश्वस्त रहें, सभी लोग आश्वस्त रहें कि हम हर एक स्टॉल को बहुत गौर से देखने वाले हैं और उनसे हमें बहुत अच्छे टेक अवेज और लर्निंग्स मिलने वाली हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ आरडीएसओ ने दिया है। आरडीएसओ स्टेडियम में ये एग्जीबिशन 30 तारीख तक लगी रहेगी और कोई भी यहाँ पर आकर रेलवे को समझ सकता है, आरडीएसओ की वर्किंग को समझ सकता है और आरडीएसओ क्या नया लेकर आया है, रेलवे क्या इनोवेशन कर रहा है, उसको जान सकता है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज ने अभी कुछ दिन कबल अपने 115वीं यौम तासीस मनाई थी, जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शामिल भी हुए थे, जहां उन्होंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया था। लेकिन अभी उदय प्रताप कॉलेज की रोशनी में आने की वजह एक गुमराह करने वाली खबर है, जिसमें वक्फ बोर्ड के जरिए उदय प्रताप कॉलेज की 100 एकड़ ज़मीन का दावे से वो मुताल्लिक़ है, जिस पर उदय प्रताप कॉलेज के इमलाक अफसर ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। 1909 का स्थापित राजर्षि द्वारा यह उदय प्रताप कॉलेज है, जिसके प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, अभी चर्चा में आया है वक्फ बोर्ड के एक क्लेम के कारण। हमारे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप कॉलेज के संपत्ति अधिकारी डॉक्टर सौरभ सिंह हैं। सौरभ जी, ये क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है सर कि एक पत्र हम लोगों को सन 2018 में मिला था, 6/12/2018 को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 3A माल एवेन्यू लखनऊ से नोटिस आई थी। उसमें ये लिखा गया था कि मैनेजर उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को पत्र आया था और पत्र एक प्रार्थना पत्र जो मिला था वसीम अहमद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल लतीफ़ खां 52/296-A भोजूबीर वाराणसी के माध्यम से। उसमें ये कहा गया था कि आपको इसके संदर्भ में सूचित किया गया है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्यों न उपरोक्त वक्फ को बोर्ड के अभिलेखों में पंजीकृत कर लिया जाए, उपरोक्त को कर लिया जाए, और यदि समय सीमा में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसके उपरांत आपकी कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी। कॉलेज ने तत्कालीन हमारे जो प्रबंध समिति के सचिव महोदय हैं, उन्होंने एक पत्र जो है दिनांक बता दीजिए उसको पढ़ने के लिए। हाँ, पत्र जो है दिनांक 21/12/2018 को श्री आले अतीक सहायक सचिव उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड 3A माल एवेन्यू रोड लखनऊ को भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ये तथ्य जो लाया गया है, ये जो सारा कुछ है, एक कॉलेज एक शैक्षणिक परिसर है, इसमें किसी ने शैक्षणिक परिवेश में विकृति पैदा करने के लिए किसी अवांछनीय व्यक्ति द्वारा भ्रामक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि वक्फ डीड का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। इस 30 दिनों के अंदर कॉलेज ने मांगा इसके संदर्भ, लेकिन तब उसके बाद से अब तक कोई पत्र नहीं आया, न उन्होंने कोई पत्र भेजा। उदय प्रताप कॉलेज का कहना है कि एक मस्जिद है जो अवैध है, क्योंकि उनके पास कोई कागजात नहीं है, और लगभग एक साल पहले यहाँ पर लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार भी आके उसका सर्वे कर चुके हैं, और उन लोग दूसरे पक्ष ने, जो वक्फ बोर्ड कह सकते हैं या दूसरा पक्ष जो मस्जिद के लिए बात करता है, उन लोगों ने ऐसे कोई साक्ष्य या कोई पेपर प्रस्तुत नहीं किए हैं तहसीलदार के सामने। हमारे वर्तमान डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा व तलबात भी हैरानी का इजहार कर रहे हैं। उनकी मालूमात के मुताबिक ये इमलाक राजा उदय प्रताप की है।
जिन्होंने इस कॉलेज का क़याम 1909 ईस्वी में किया था। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दरअसल इंसानी स्मगलिंग और साइबर जराइम से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कौमी जांच एजेंसियां NIA मुल्क की सतह पर छापेमारी कर रही है। 6 रियासतों के 22 मकामात पर छापेमारी चल रही है। गुज़िश्ता जुलाई में NIA ने मामला दर्ज किया था। नौजवानों को बैरून मुल्क ममालिक में नौकरी दिलाने की लालच देकर इंसानी स्मगलिंग की जा रही थी और नौजवानों को फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस मामले में पहले भी कई मुलजिमीन की गिरफ्तारी की जा चुकी है। NIA की अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि सभी मुलजिमीन स्मगलिंग से एक मुनज़्ज़म गिरोह से जुड़े हुए थे। ये लोग बैरून ममालिक में नौजवानों को रोज़गार दिलाने के झूठे वादे पर कई ऊंचे ख्वाब दिखाकर बाहर भेजते थे और उसके बाद उनके रैकेट में फंसे नौजवान से लाओस, कंबोडिया और मशरक़ी एशिया के दीगर ममालिक में बने फर्जी कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ से साइबर जराइम समेत कई गैर अखलाकी सरगर्मियाँ भी अंजाम दी जाती थीं। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे गैंग के रुकन गैंगस्टर मुलजिम विनय दुबे उर्फ सोनू और उसके अहले खाना के नाम गैर कानूनी 9 इमलाक को जिला मजिस्ट्रेट VK सिंह के हुक्म पर तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मनादी कराकर उन गैर कानूनी इमलाक को सील कर दिया है। इन सभी इमलाक की कुल कीमत तकरीबन 2,25,64,998 रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई थाना मऊ दरवाजा पुलिस के जरिए दफा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। तरक्की की कार्रवाई के बाद तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने कहा कि कुर्क की गई इन सभी इमलाक के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस जनपद में माफियाओं के खिलाफ लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, और उसमें पुलिस ने बहुत सफलता भी प्राप्त की है। आपको मालूम है कि प्रदेश स्तर से चिन्हित एक माफिया हमारे जनपद का भी है और उसके साथियों की अब तक तकरीबन 1,70 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है। आपको उम्मीद होगा कि कल भी थाना मऊ दरवाजा में करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। बुलंदशहर में अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को तसादुम के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक बाइक और गैर कानूनी तमंचा कारतूस भी बरामद किया। दोनों गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर संगीन जराइम के मुकदमे दर्ज हैं। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अजय पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। उस पर सुबकदोश फौजी के कत्ल का इल्ज़ाम है। वहीं दूसरी मुठभेड़ में जख्मी हुआ बदमाश शहनवाज 15,000 का इनामी है और वो गोकशी का मुलजिम है। उस पर भी कई मुकदमे गोकशी के दर्ज हैं। कोतवाली नगर द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। लल्ला बाबू चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी से आती हुई दिखी गई। पुलिस का बैरियर देख के उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उल्टी दिशा में घुमा ली। सारी चौकियों का अलर्ट किया गया तो वलीपुरा नहर के पास कोतवाली नगर की टीम और SOG ने उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस की गोली लगने से मोटरसाइकिल जो व्यक्ति चला रहा था उसके पैर में गोली लगी और दूसरे व्यक्ति फरार हो गया। इस व्यक्ति पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है।
हमें इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास अभी जारी है। जिला कानपुर शहर के जाजमऊ पोखरपुर फोरम के पास 4 साल से बंद पड़े मदरसे में एक बच्ची का ढांचा मिला है। मदरसे में 70 बच्चे से जायद बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 4 साल पहले कोविड के दौरान मदरसा बंद कर दिया गया था। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ सबूत इकट्ठा कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एडीसीपी मशरकी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मदरसे में मिले ढांचे को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक ये जो मदरसा था पहले चलता था लगभग 1.5-2 साल पहले, ये बंद हो गया था और इस मदरसे में एक कंकाल की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल पुलिस ने अरेस्ट किया। फील्ड यूनिट पुलिस सब ने पहुंचा है और उसको जो कंकाल था स्केलेटन उसको बरामद किया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसकी डीएनए सैंपलिंग भी हम लोग कराएंगे, डीएनए से प्रिजर्व किया जाएगा। फील्ड यूनिट ने आया है, अपना काम किया है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो किया है। हम लोग इस चीज को भी तस्दीक करेंगे कि क्योंकि मदरसा है ऐसा कोई, अभी मेरी लोकल सभासद से भी बात हुई, लोकल ऑफिसर्स भी बता रहे हैं कोई मदरसा रजिस्टर्ड कोई मदरसा यहाँ पे हम लोग की जानकारी में नहीं था। यदि कोई पूर्व में संचालित था कब ये बंद हुआ और इसमें कैसे कंकाल आया, इसकी पूरी गहराई से तफ्तीश की जाएगी। फिरोजाबाद में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की जानिब से रोज़गार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली और दीगर मकामात से मुख्तलिफ कंपनियों ने शिरकत की। 262 दरख्वास्त गुजार ने रोज़गार पाने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 100 से ज़ायद दरख्वास्त दहंगदान इंटरव्यू देने पहुंचे। भारतीय जीवन बीमा कंपनी में 25, केयर हेल्थ प्राइवेट कंपनी दिल्ली में 12 और दीगर कंपनियों में तमाम उम्मीदवार नौकरी के लिए मुंतखब किए गए। आज जो है एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन जिला सेवा योजना कार्यालय डबई में जो है लगाया गया है और यहाँ पे आज 3 तरीके की कंपनीज आई हैं, LIC, आपकी केयर हेल्थ और आपकी एक HR हॉप फाउंडेशन भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और लगभग जो है 262 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है और बाकी आपकी 25 बच्चों के करीब LIC में सेलेक्ट हुए हैं और 100+ बच्चों ने जो है पार्टिसिपेशन की। मुझे रोजगार मेले के माध्यम से एक जॉब मिली गई है और मेरी जॉब अच्छी है और मेरे को लगभग 18,000 के वेतन पे मुझे रखा गया है और मेरे लिए रोजगार मेला वरदान साबित हुआ है। मैं इसके लिए हमेशा सभी ऊपर सरकार और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रोजगार मेले के बारे में इंटरेस्टिंग था, कुछ कैंडिडेट मिलेंगे, इसी के लिए प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। बच्चे जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है लोगों के लिए, तो हमने सोचा आज अपनी हम ड्राइव लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आज हम आए और काफी लोगों में बच्चे मिले, 10-12 स्टूडेंट काफी मिले और उनकी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। अब सड़े गले आलू कचरा नहीं बल्कि इससे नामियाती खाद बनाई जाएगी। कोल्ड स्टोरेज में सड़े गले आलू ज़ाया नहीं होंगे बल्कि इन्हें नामियाती खाद की शक्ल में बनाकर किसानों के खेतों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब अलीगढ़ ज़िला के सभी कोल्ड स्टोरेज महकमे बागबानी ने सब्ज़ इनकलाब की पहल की है। जो कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़कर बदबू मारते थे, अब उससे नामियाती खाद बनाई जा रही है जो किसानों को रियायती शरों पर दस्तयाब होगी, जिससे किसान अपनी आमदनी में 2 गुना इजाफा कर सकेंगे। जिले के बागबानी अफसर शिवानी तोमर ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में जो भी आलू खराब हो जाता है या सड़ गल जाता है, उसके इस्तेमाल के लिए कोल्ड स्टोरेज चलाने वालों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो लोग उनकी खाद बनाकर खराब आलू ज़ाया होने से बचाएं और उसकी खाद बनाएं। जो भी किसान है कटा छटा आलू जो साइड में निकाल के छोड़ के चले जाते हैं, जिसका एक कूड़े का ढेर जो है कोल्ड स्टोर में बन जाता है, उसके निस्तारण के लिए अभी कोल्ड स्टोर जितने भी कोल्ड स्टोर ओनर्स हैं उनको सुझाव दिया जा रहा है कि वो इसका खाद बना के निस्तारण कर सकते हैं। एक अपने ही कोल्ड स्टोर एरिया में पीछे की तरफ या कहीं पे भी एक पिट बना के वहां पे उस सारे कटे छटे आलू को डाल के और भी सब्जियों को डाल के जो भी उनकी चीजें हैं वो एक जो है खाद बना सकते हैं और उसको किसानों को दे सकते हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की यूनिट PIB लखनऊ ने आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के महकमे सहाफ़त में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसका मकसद जर्नलिज्म के तलबा को तलबात और प्रोफेशनल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए अपील की गई
क्रिएट इन इंडिया वेब्स 2025 चैलेंज के बारे में बेदार करना था। पीआईबी लखनऊ के डायरेक्टर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वेब 2025 नौजवानों के लिए एक बड़ा मौका है। ये मुहिम भारतीय डिजिटल कंटेंट को आलमी सतह पर पहचान दिलाने की एक कोशिश है। इस मौके पर महकमा सहाफत के सदर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि ये पहल डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को नई सिमत फराहम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में भारत इस विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट जो 5 से 9 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगी, वो करने जा रहा है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो इस तरह की किसी विश्व स्तरीय समिट का आयोजन कर रहा है। और उसी समिट के प्रचार के क्रम में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों को रजिस्टर करवाने, भाग लेने के उद्देश्य से वेब्स आगामी फरवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय समिट होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर के क्रिएटर्स भी शामिल होंगे और भारत की तरफ से जो लोग न्यू मीडिया में काम कर रहे हैं उनका एक कार्यक्रम होगा। एक तरीके से आप एक ओलंपिक समझ सकते हैं जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए। वहाँ उनको अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिलेगा और अगर उनकी प्रतिभा जूरी को समझ में आती है तो चुने जाने के बाद जापान में उनको ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके अलावा भारत सरकार वो एक बहुत बड़ा कैश प्राइज भी दे रही है। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, शब खैर।